नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइक करियर सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी बस रिजल्ट आने वाला है तो आप लोगों को गाइडेंस अभी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो कॉमर्स ऑप्ट करना है क्या है, देखो कॉमर्स साइंस और आर्ट्स ऑप्ट करना है, उसमें क्या ऑप्शन है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर लिया था, आपने देख लिया होगा वो। अब ना थोड़ा सा डिटेल में देखिए, अब मुझे सीए का एक्चुअली काफ़ी बार कमेंट में आ गया कि मैम सीए का इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो इसके लिए मैंने पहला वीडियो सीए का ही मैंने बनाया है। तो उसके अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ बना रही हूँ मैं, आपको ये पूरा एडमिशन प्रोसीजर लेने में हेल्प करेगा। तो बट उसके लिए आपकी मुझे लाइक क्या इंपॉर्टेंस है बताना मुझे ज़रूरी रहेगा कि आप मुझे बताइए कि आपको किसके लिए जानकारी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए फटाफट से कि आपको किस किस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमारा जो गुजरात का सिलेबस होता है वो बाकी लाइक सीबीएसई से अलग होता है, इसमें कॉमर्स के अंदर और आर्ट्स के अंदर, स्पेशली साइंस का तो सेम होता है बट उसके लिए एग्जाम पैटर्न भी हमारा अलग होता है। तो इसके लिए जो आपको वीडियोस अगर बाहर लाइक यूट्यूब में मिलेंगे भरे परे, तो वो वीडियोस आपको सीबीएसई पैटर्न के रिलेटेड ज़्यादा मिलेंगे, नॉट द गुजरात पैटर्न। तो यहाँ पर आपको वही पूरा मटेरियल में प्रोवाइड करूँगी जो गुजरात बोर्ड के हिसाब से आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए कुछ सवाल जो बच्चों के मन में होते ही हैं कि लाइक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन से मुझे हर बार बच्चे पूछते हैं, तो पहले वो सवाल सारे मैं लिख देती हूँ और फिर उन पे एक एक डिस्कस करते हैं, तो आपका पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा। एंड जहाँ तक मैं बोलूँ ना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए इस वीडियो। जो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिमाग में भी होंगे और जो मैंने भी फ्रीक्वेंटली फेस किए हैं क्वेश्चंस बच्चों के, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके, फिर हम आगे और चीज़ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखना। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भैया व्हाट इज सीए। सीए है क्या? सबको पता है सीए करना है, सीए करना है, सीए चार्टर अकाउंटेंट है। ठीक है, उनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी आपके आस पड़ोस से, आपके चाची चाचा ताऊ ताई, इन सबसे आपको सुनने को मिलेगा। सही बात है, ठीक है, बट पहले तो ये बताओ कि सीए का काम है क्या, करता क्या है सीए। तो सीए के 3 काम होते हैं। ठीक है, सीए के 3 काम होते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट देखना, कंपनी का अकाउंट देखना। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर होता है टैक्सेस या टैक्सेशन देखना। टैक्सेशन दोनों आ गए, डायरेक्ट टैक्स भी आ गया, मतलब कि जैसे इनकम टैक्स होता है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड करते हैं, इनकम टैक्स हो गया। ओके, और फिर दूसरा होता है ओके, ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर जीएसटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये सारा टैक्सेशन का काम जो है वो सीए देखता है। और लास्ट होता है ऑडिट। ठीक है, ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली जब बजट बनता है ना, तो बजट बनने के पहले हर एक कंपनी जो है उनके यहाँ पे ऑडिट का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे टारगेट्स खत्म करना, ये तो ऑडिट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ऑडिट के जो पावर्स हैं, ऑडिट के पावर्स जो दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीए को दिए हुए, और किसी के पास ऑडिट करने के पावर्स नहीं है। ये गवर्नमेंट ने की जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने खुद ने ये चीज़ बोली है। इसका मतलब कि सीए करोगे तो ये पावर आपको मिलेगा, विच इज़ द डिफरेंट। ठीक है, जिसकी वजह से आप बाकी सबसे ऊपर स्टेज पे आ जाते हो, पीक एपेक्स पे आते हो। तो अभी देखो अकाउंट क्या है वो तो आपको क्लियर है ही। ठीक है, अभी आप जब 11th में आओगे तो उसमें अकाउंटेंसी आएगा, पूरा बुक आएगी, तो उसके अंदर आपको उसमें आएगा, ठीक है, क्रेडिट वगैरह, ओके, जर्नल लेजर, ये बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो कैसे अकाउंट एक कंपनी का मैनेज करते हैं वो पूरा आएगा। ठीक है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो आपको हर कंपनी का पूरा साल भर का देखना ही होता है। टैक्सेशन, जब लाइक अप्रैल के दौरान टैक्स का पूरा फिलिंग होता है, ठीक है, तो वो पूरा देखना होता है। एंड ऑडिट के अंदर क्या होगा कि जो भी है लाइक बैलेंस, पूरा अकाउंट का बैलेंस है कि पूरी कंपनी का जो है लाइक कैसे बोलते हैं ना अपन, अभी आप ना ऐसे 11th में आओगे ना तो आपको एक वर्ड सुनाई देगा, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑडिट का मतलब ये होता है कंपनी का पूरे साल भर का बैलेंस देखने का। ठीक है, कि जितना क्रेडिट था, जितना डेबिट था, या जिनका इनकम था, वो हर एक चीज़ जो है वो पूरी मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं पर कोई घपला तो नहीं है, ठीक है, कहीं पर कोई घपला तो नहीं हुआ। तो इसको हम कहते हैं ऑडिट। और ये हर एक कंपनी जो है वो ऑडिट रखती ही है, तो उसको लाइक हर एक कंपनी को सीए की ज़रूरत है ही है। ठीक है, तो ये उनके पास रहता है। तो अब बहुत सारे होंगे जिनका सीए कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो ये 2 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, बट ऑडिट वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हम बहुत चलता है हाफ सीए। ठीक है, हाफ सीए का मतलब ये है कि अभी आपका सीए की डिग्री नहीं आई है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं वर्क करते हो, कहीं ना कहीं काम करते हो, तो आप इन पे काम कर सकते हो, और आपकी साइन यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, इस तरीके से रहता है।
चलो, तो ये बेसिकली सीए है, ठीक है। तो सीए की साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर सीए साइन करता है तो भैया उस कंपनी का ऑडिट परफेक्ट होता है, ठीक है। ये मान के पूरा अपन चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर सीए। सीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सीए के लिए 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक रहेगा आपका आफ्टर 12th और एक रहेगा आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं यहाँ पर। सीए के एग्ज़ाम में बेटा 3 हिस्सों में होते हैं, ठीक है। अब पहले इस चीज़ को समझ लो। तो सीए के एग्ज़ाम 3 हिस्सों में होते हैं यहाँ पर। एक सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन, ठीक है। दूसरा आता है इंटरमीडिएट सीए और तीसरा आता है फाइनल, ओके, फाइनल एग्जाम। ना अगर आप आफ्टर 12th करते हैं तो आपको आफ्टर 12th में, मतलब 12th में आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए 33% टू एनरोल योरसेल्फ फॉर द सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको 33% चाहिए होता है इसके अंदर। अब सीधी बात, हम 12th में काम करेंगे तो 12th करेंगे तो 33% लाएंगे नहीं ना, ऑब्वियसली हम लोग 70-80 ये तो टारगेट रहता है ये हम लोगों का। और सी वाले बच्चे जो होते हैं वो स्टडी लेके चलते हैं तो उनके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वेल, एज पर द ICAI जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सीए का पूरा काम देखती है, तो उन्होंने ये 33% लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको इसमें चाहिए 55%, ठीक है। पासिंग कितना चाहिए आपको? 55%। इतना क्लियर हुआ? आया समझ में? अच्छा, अब अगर आप सीए करते 12th के बाद करते हैं तो आपको ये तीनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, आपको ये तीनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, लाइक 3 साल आपने BA BCom BBA कर दिया, तो उसके बाद आपको सिर्फ एग्ज़ाम नंबर 2 और एग्ज़ाम नंबर 3 देना पड़ेगा, 1 आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन में होता क्या है? बाकी सब में तो खैर बहुत सारी चीज़ें, बट सीए फाउंडेशन में क्या है? तो सीए फाउंडेशन में बेसिकली 80 से लेकर 85% जो है वो आपका 12th का सिलेबस ही, 11th एंड 12th का ही सिलेबस आ जाता है, ठीक है बच्चा। इसके लिए जब बच्चे 12th के बाद सीए करते हैं तो सीए का जो पहला एग्जाम उनको देना होता है, ये एग्जाम कब होगा, कौन से मंथ में होगा, मैं बताऊंगी। पहले इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो 80 to 85% आपका 11th-12th का सिलेबस आ जाता है, तो इसके लिए आपका सीए फाउंडेशन वहीं क्लियर हो जाता है। ऑलमोस्ट बच्चे सीए फाउंडेशन कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बाहर का आता है तो वो तो खैर आप प्रिपेयर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इंटरमीडिएट और ये दोनों जो है वो काफ़ी टफ रहते हैं, ठीक है इनको, तो ये आपका एक बच जाता है। बट इसमें आपका पॉइंट क्या आता है ना बेटा, इसमें आपका पॉइंट ये आता है कि अगर आप, मैं नॉर्मल एज के हिसाब से लेके चल रही हूँ कि अगर आप 12th के बाद, ठीक है, 12th आप समझो ना 16 साल में ख़त्म करोगे ना 12th को, तो ना 16-17 के आसपास ख़त्म करोगे, ओके। नहीं, 16 में तो अपना ये होता है ना 10th होता है, 18, सीधी सी बात है, 18 साल में आप 17-18 में ख़त्म करते हो 12th, ओके। और उसके बाद आप 3 साल करते हो ग्रेजुएशन, तो कितना बन गया? 21 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब कि आप ना 21 साल के जब आप हो जाओगे तब आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई बच्चा सीए करता है, सीए 12th से कर रहा है, तो 12th में आपकी उम्र कितनी है भैया? 18, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया और आपका अगर प्रिपरेशन है तो आप पहले ही जब एग्ज़ाम दोगे, अगर उसमें ठीक अच्छे नंबर कर लेते हो, मतलब कि आप ऑलमोस्ट 19 जब आप ईयर के होंगे, मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। 1 साल अपन मान के चले कि आपने सीए फाउंडेशन में लगा दिया, वैसे लगना नहीं चाहिए, होता नहीं है, ठीक है, पहले एग्जाम ही खत्म हो जाता है, पर ठीक है। तो आप 19 साल में, तो बेसिकली 2 साल का यहाँ पे जो है वो गैप बच जाता है, ठीक है। तो ये 2 साल का आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप 12th के बाद करते हो तो। दोनों चीज़ें सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक पूरा क्राइटेरिया बता रही हूँ कि हर एक बच्चे के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी, हर एक का बैकग्राउंड अलग होगा, प्रोस्पेक्टस अलग होंगे, तो समझना ज़रूरी है उन चीज़ों को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ मिनिमम पर्सनल रिक्वायरमेंट फॉर द सीए मैंने दोनों के बता दिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई, ओके। हु इज़ एलिजिबल फॉर द सीए वो मैंने बता दिया, उसी के अंदर आ गया, ओके। डिफ़िकल्टी लेवल, यस इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि देखो बेटा आप खुद सोचो ना, दुनिया का, ठीक है, लाइक कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अव्वल नंबर एग्ज़ाम जो है वो सीए आता है,
ठीक है। साइंस में जैसे कि JEE और नीट आते हैं, कॉमर्स में CA का एग्ज़ाम अव्वल नंबर पे आता है। तो भैया इतने सारे लाख बच्चे जब वो एग्ज़ाम देंगे तो वो कोई छोटा मोटा तो एग्ज़ाम होगा नहीं, तो इतना तो अपन को पता ही है, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि भैया आप ये मत समझो कि आप कॉमर्स में हो तो आपको चिल मारना है, चिल मारने वाले में तो आपके BCom करके रह जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आई बात समझ। तो इसके लिए यहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल है, मेहनत करनी पड़ेगी। वी आर नॉट सेइंग it's impossible to achieve the degree of CA and to crack the exam. It is possible, but it needs hard work. Everything needs hard work, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए डिफिकल्टी लेवल तो है भैया, ओके। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी जम के, इसमें कोई भी दौमत नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है नंबर ऑफ एग्जाम्स। वो मैंने आपको बता दी 3 एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर, ओके। इसके मार्क्स कितने होते हैं, क्या हुआ, अभी थोड़ा फिर बोर्ड रब कर दूंगी, क्यों तो फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद, ठीक है। तो अभी जितना लिख पा रही हूँ मतलब बता रही हूँ। सैलरी प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं हम लोग, तो भैया यहाँ पर आपको 5 to 8 लाख पर एनम आपको सैलरी इनिशियल, ठीक है, इनिशियल सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आप जॉब करते हैं। तो बिजनेस करते हैं, जैसे कोई होंगे जिनके पापा का फर्म ही होगा, CA का फर्म होगा, तो वो तो उन्हीं के साथ बैठ के अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे। या अगर अपना नया बिजनेस खोलना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी क्राइटेरिया है, बट ये कि अगर सैलरी बेस पे जाते हो तो आपको इतना मिलता है। रेस्ट आपका इसमें ना इंटरमीडिएट आपको आर्टिकलशिप करना होता है, ठीक है। तो वो आर्टिकलशिप आपने किस कंपनी से किया है, कितना अच्छा किया है, उसके मार्क्स भी ज्वाइन होते हैं, ओके। आपके अंदर कितनी स्किल है, आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग अलग होती है। अब 1 साल अगर आप इतने में करोगे तो आगे फिर नेक्स्ट साल में आपका इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होते 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 15 से 20 लाख तक तो सैलरी पहुंच जाती है। देखो ये एक जो ट्रेनिंग का सिस्टम होता है वो सबके लिए सेम होता है। अब वो बच्चा जो अपने अंदर एक स्किल पैदा कर लेता है, ये सब कर ले, तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती ही हैं। तो ये सबका अलग अलग फिनोमेना होता है, बच्चे पे डिपेंड करता है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ कोर्स, कितना समय लग जाता है इसके अंदर। देखो समय इसके अंदर लग जाता है ना, मैं बोलूँ इसके अंदर तो बेसिकली 4.5 साल तो आप मान के ही चलो, इतना तो है ही। ये कब क्या वो ये 4.5 साल में कब कैसे बोल रही हूँ कि ऐसा कोई होनहार बच्चा, ठीक है, धुरंधर बच्चा जो वन गो में ही एक ही बार में एग्जाम दिया फुल पास, एग्जाम दिया फुल पास, एग्जाम दिया फुल पास, अगर ये पास 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 होता जाता है, ठीक है, तब जाके उसके 4.5 साल में CA खत्म होगा ना। अगर देखो फेल, ये तो चलो फिर भी पास हो जाते हैं, वैसे बच्चे इसमें फेल होते हैं, ऐसे नहीं फेल होते हैं, पर चलो मान के चलते कि इसमें मैक्सिमम बच्चे फिर भी पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर 10 बच्चे एग्जाम दे तो 80 तो पास हो ही जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ओके, और बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कई बार आप फेल हो जाओगे, कुछ भी होगा, तो इसके लिए आप ना 6 साल तो मान के चलो ही चलो, ठीक है। 6 साल तक बच्चे मेहनत करते हैं, अगर उसके बाद भी नहीं क्रैक होता है तो या तो वो छोड़ देते हैं, कुछ और चीज़ करते हैं, या तो जिसमें जिद होती है कि नहीं मुझे CA बन के ही दिखाना है, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि इसके अंदर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का कोई भी वो नहीं है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में कहीं पे भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आपको जितने अटैम्प्ट्स देने आप दे सकते हो, बस समझ में ही, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में, ओके, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, तो इसके लिए आप इसमें अटैम्प्ट्स दे सकते हो। बट हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है बेटा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो माँ बाप भी तो कहेंगे ना बेटा कुछ और कर ले, अब तो ये नहीं हो रहा तो कुछ और भी कर दो, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ओके। तो वो भी चीज़ आती है। अब जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि 5.5 या 4.5 या 6 साल लग जाते हैं, तो अगर आप अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखना, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो आपने बेसिकली 21 साल तक तो अपना खाली BCom या BBA ख़त्म किया, ठीक है, BCom या BBA ख़त्म किया, ओके। उसके बाद आप जब लग जाओगे तो 21 साल के बाद आप 6 साल और जोड़ दो, चलो 4.5 साल जोड़ देती हूँ अप्रॉक्स, तो कितना हो जाएगा 26 साल। मतलब कि 26 साल आते आते 26-27 साल आते आते अभी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, डिग्री हाथ में आएगी। उसके बाद आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस तो मांगता ही है ना प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो वो तो मतलब आप समझ के चलो ना कि आप हो जाओगे ना, लाइक 28
30 मान के चल लेते तो आप 30 तक तो इसी फील्ड में रहोगे, ज़्यादा होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पे तुम्हारे ईयर्स जो है वो बच जाते हैं। अगर मैं 6 साल मान के चल रही हूँ, यहाँ जैसे 5 साल मैंने यहाँ पे माने, तो 5 साल तो कितना हो जा रहा है, 24 साल का जो आता है वो यहाँ पे बन जाए। तो आप 24 साल तक CA कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू क्रैक द एग्जाम इन अ वन गो, या मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो वो पॉसिबल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो टाइम पीरियड समझ में आ गया बेटा। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन CA करवाता है। तो नाम लिख देना, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ICAI, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इन इंडिया। ठीक है, तो ICAI है, यही पूरा का पूरा CA का सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, कितना कट ऑफ आएगा, ठीक है, यहाँ तक कि कब एग्ज़ाम होंगे, वो पूरी की पूरी जो बॉडी, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यही हैंडल करती है। तो आपको जो भी डिटेल और चाहिए, कोई ऐसा लगे कि नहीं मुझे और कुछ जानना है, सब्जेक्ट्स कौन से, क्योंकि मैं इसमें सब्जेक्ट्स कवर नहीं करूँगी क्योंकि वो एक फिर ना आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी आपका 11th ही स्टार्ट नहीं होता, आप सब्जेक्ट क्या समझोगे। अच्छा, अगर आपका 12th, आप अगर 12th वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं तो फिर भी इनका सब्जेक्ट थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। हाँ, कितने मार्क्स का आएगा क्या आएगा मैं बताऊँगी ज़रूर। तो ये पूरा आप उसके अंदर वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली सिलेबस एंड एवरीथिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ना एक सवाल मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं, लाइक बीइंग इन द गुजरात बोर्ड, मैम क्या CA हमारे लिए ईजी होता है कि टफ़ होता है, क्योंकि CBSE का लेवल अलग होता है, हमारा लेवल अलग होता है। एक गुड न्यूज़ बताऊँ, गुड न्यूज़ ये है कि CA के लिए एक्चुअली ना गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस है वो बेस्ट है। जो CBSE वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो CBSE वाले बच्चे हैं, उनके आप अगर अकाउंट्स की किताब देखोगे तो इतने छोटे छोटे से सम्स होते हैं, ख़त्म। अभी आप जब 11, अगर मुझे 11 वाले बच्चे देख रहे हैं, जब 11th में आएंगे, आप अगर देखोगे तो आपको तो पूरा यूँ लंबा सा यूँ लाइनें खिंचवाई जाएंगी एंड ऑल दैट सॉरी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो वो लंबी सी लाइन खिंचवाई जाएगी, वो पूरा एक बहुत बड़ा पैटर्न हो। वो जो हम गुजरात बोर्ड में जो पैटर्न फॉलो करते हैं ना अकाउंटेंसी में, वही पैटर्न जो है वो CA के लिए आपको चाहिए होता है। तो इसके लिए गुजरात बोर्ड का लेवल टू बी अ CA इज़ द बेस्ट लेवल। ठीक है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। CBSE का उल्टा हल्का फुल्का है। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है, आपको अभी से ही कैलकुलेटर की हैबिट डाल देंगे। ठीक है, तो आपको कैलसी पे आपका हाथ बैठ जाता है, जबकि CBSE वालों को मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ता है, उनका वो नहीं होता है, जबकि CA वगैरह में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आपका हाथ वहीं पे ही बैठ जाता है, तो आपका वो स्पीड भी बढ़ जाता है। तो दैट्स वाई गुजरात वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं रिगार्डिंग द CA। ओके बच्चा, तो आई होप कि इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर कुछ और पॉइंट्स लिखती हूँ, उस पर फिर हम डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आता है कि मैम कितना कॉस्ट लगता है, कितना पैसा लगता है। ओके, ऑब्वियसली मॉनेटरी लेवल तो देखना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ CA, तो कुल मिला के मैं CA की बात कर रही हूँ एज पर द ICAI के फीस के अकॉर्डिंग। सुनना मेरी बात को, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप फाउंडेशन क्लियर करते हो, फाउंडेशन के लिए आपको जब रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो फीस होगा उसका वो होता है 10,000 रुपये, लगभग आसपास यही रहता है। ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए वो तो आप जब परस्यू करोगे तब आपको आएगा, लाइक कुछ भी चेंज आ सकता है। लाइक 10,000 तो अभी तक चलता ही आ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट का आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको 20,000 का रहता है इनका। ठीक है, 20,000 का ये होगा। और अगर आप फाइनल करते हैं, फाइनल का रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको उसके लिए 25,000। ठीक है, तो कितना कॉस्ट हो गया ये कुल मिला के 55,000 प्लस आप मिसलेनियस एक खर्चा पकड़ के चलो, होता ही है कुछ ना कुछ, तो वो ड्यूरिंग दैट ना कर ही लेते हैं। 15,000 और इसका पकड़ के आप चल लो, तो बेसिकली नाना करके आपको 70,000 का जो कॉस्ट है वो रहता है। ये कॉस्ट रहता है ICAI की तरफ से। अगर आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, जैसे कि CA करवाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो 2-3 मुझे नाम पता है। ठीक है, JP है, एक नवकार है, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उनका फ़ीस अलग रहेगा, वो अब डिपेंड करता है कितना ज़्यादा नामचीन है, कहाँ जा रहे हो, तो फीस मैटर करता है। तो जैसे उनका 1,00,000 1.5 लाख जो भी हुआ वो मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो वो वाले फ़ीस जो हैं वो उनका अलग रहेगा। ये मैं वो फीस की बात कर रही हूँ जो ICAI के हिसाब से, जैसे आपने CA फाउंडेशन करोगे, आप उसका फॉर्म रजिस्टर करोगे। ठीक है, फॉर्म के लिए जो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, और अपना जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके अंदर, तो उसमें आपको तब 10,000 रुपये पे करने हैं।
बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर आप घर पे खुद बैठ के कर रहे हो तो आपको इतना ही खर्चा होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ओके, इतने में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद सब कुछ कर रहे हो थ्रू द, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आने भी लगा है यूट्यूब वगैरह पे, तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के थ्रू ही कर लेते हैं। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, यू आर एक्सट्रीमली गुड इन दैट, तो फिर तो इससे तो कुछ खर्चा होगा नहीं। बट अगर आपको एक पूरा कोचिंग सही से डायरेक्शन देने वाला कोई बंदा चाहिए, तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उनका वो एक्स्ट्रा फीस रहेगा, तो वो फिर उसका कॉस्टिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक चीज़ रहती है। एक क्वेश्चन अगेन आता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले लिखा था कि आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो बच्चे बोलते हैं क्या हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं? दोनों चीज़ मतलब कि 12th ख़त्म कर लिया, अब आप कह रहे हो मैम कि 12th के बाद आप CA कर लो, बट फिर मम्मी बोल रही है कि नहीं नहीं एक डिग्री तो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की पागल हो गया क्या, ऐसे क्या करेगा? तो हाँ, कर सकते हो। मम्मी की बात भी आप मानो, मेरी बात भी आप मानो। तो द पॉइंट इज़ दैट कि आप ग्रेजुएशन में BBA या BCom, ये 2 चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ में आप CA का पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखो मैं आपको सीधा सजेशन दूं, अगर आपका मेन फोकस ये है ना बेटा, तो कॉलेज हल्का फुल्का वाला ले लेना। ठीक है, अब वो हाई कैटेगरी वाला कॉलेज हो गया ना, ठीक है, तो उसके अंदर तो भैया अटेंडेंस कंपलसरी मांगेंगे, बहुत सारे झंझट होंगे। तो कॉलेज ऐसा लेना कि अटेंडेंस का ज़्यादा टेंशन ना हो। ओके, मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ, ज़्यादा टेंशन ना हो, एग्ज़ाम देने जाएँ, एग्ज़ाम में पास हो जाए, ज़्यादा कोई मगजमारी होनी नहीं चाहिए, इतना ही कर लेना बस। ठीक है, तो वो वाले कॉलेज के हिसाब से जब आप करोगे तो उस दौरान क्या होगा ना कि आपका बैठे बैठे आपका BCom भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका साथ साथ में CA जो आपका मेन फोकस है वो आप चलता भी रहेगा। तो अगर अटेंडेंस की मगजमारी नहीं होगी तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट लेकर CA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, वहाँ पे आप मतलब जाने का, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया अटेंडेंस का तो होता ही है। ठीक है, तो कई बार तो क्या बहुत से कॉलेज ऐसे प्यारे से कॉलेजेस भी होते हैं, डीन भी बहुत प्यारे से होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है आप हमको एक लेटर लिख के दे दो कि आप CA परस्यू कर रहे हो, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम अटेंडेंस के लिए वो चीज़ दिखा जाए, अटेंडेंस क्यों कम है, तो भाई बच्चा CA की पढ़ाई कर रहा है इसके लिए। तो बहुत सारे प्यारे से ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जो आपको ये लिबर्टी दे देते हैं, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। ओके, जो बहुत हाई फाई कॉलेज का कट ऑफ ही कॉमर्स के लिए 12th का कट ऑफ ही अगर वो 85-90 बोलेंगे तो वो आपको ये सहूलत नहीं देंगे, तो वो चीज़ मान के चल देना। ठीक है, तो वैसे भी उस पर क्या पैसे बिगाड़ने अपने को, तो आप ग्रेजुएशन आराम से कर सकते हो, आराम से करते जाइए, खत्म हो जाएगा ग्रेजुएशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक फ़ायदा है बेटा, इसमें फ़ायदा ये कि देखो CA का मैंने कहा कोई अटैम्प्ट नहीं होते, लाइक इट्स अनलिमिटेड। तो अगर एक जज्बा है कि नहीं मुझे करना है, तो एक टाइम के बाद ना बेटा आप अपने पापा से और उनसे खर्चा नहीं मांग सकते हो। एक टाइम आएगा जहाँ पे हमारा एक सिचुएशन आएगा कि अब शर्म आ रही है उनसे खर्चा मांगने में, क्योंकि इतनी सारा फीस वगैरह पे करना। तो फिर क्या होता है ना कि यार कहीं पे काम मिल जाए ना, तो थोड़ा सा हम अपनी अर्निंग कर लें, तो तब आपको है ना ये वाली डिग्री काम आएंगी। ठीक है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप कहीं ना कहीं काम करके थोड़ा बहुत अर्निंग आप अपने लिए कर सकते हैं, तो कुछ खर्चे आप खुद निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा आपको समय भी मिल जाता है। ओके, तो वो आपके लिए हेल्प रहेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा अगर आप एडवाइस मांगे तो मैं ये बोलूँगी ये दोनों पे आप चले जाइए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो चलो इतना तो आपके सवाल होके आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई सवाल तो आपके रहेंगे नहीं होंगे, मैंने कवर अप तो कर लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा CA को लेकर, है ना। अब CA में जैसे आपका ऑन गोइंग 12th चल रहा है। ओके, अब जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे के बैठे होंगे, अगर वही चैनल देख रहे हैं तो जैसे आपको आइडिया आ चुका होगा, या जो बच्चे 10th में आएंगे उनको मैं पहले से बता दे रही हूँ। तो आपका ऑन गोइंग है, तो जो ICAI है ना बेटा, वो मार्च में और जनवरी में फॉर्म रिलीज़ करती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द CA फाउंडेशन। एंड एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर जो है वो 85% आपका 11th और 12th का ही सिलेबस आता है, तो इसके लिए कोई इसमें टेंशन नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत आप किताब देख लें, ठीक है। तो CA फाउंडेशन तो आप घर से ही मतलब बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो आपका वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर आप जैन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर आप जैन में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा मई में और उसका रिजल्ट आएगा जुलाई में। ओके, अगर आपसे छूट जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जनवरी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बोर्ड आने वाले होते हैं ना, तो इसके लिए ध्यान नहीं रहता है। तो अगर छूट गया तो आपके पास मार्च का एक रहेगा, वो आपको देखते रहना है कि कब उसका फॉर्म आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो तो मैं बता दूंगी, अभी तो खैर निकल गया ये भी टाइम, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो मार्च का रहेगा, ठीक है। तो मार्च का रहेगा, तो मार्च अगर आप करते हैं तो आपको नवंबर में उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जनवरी के आसपास। बिंगो, इतना क्लियर हो गया अच्छे से? चलो ओके, अब आपने CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, फिर हम आएंगे नीचे की तरफ CA इंटरमीडिएट।
सीए इंटरमीडिएट के दौरान बेटा आपके पास 2 पेपर्स, 2 ग्रुप होते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, सीए फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर्स होंगे, 100 मार्क का एक। ओके, जैसे हो जाएंगे इसमें 400। अब 400 के लिए आपको इसके अंदर 55%, ठीक है, 55% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। मतलब यूँ कैसा है, अगर मैं यूँ बोलूँ ना तो ईच पेपर यू नीड, ध्यान देना, ईच पेपर यू नीड 40% टू पास। ओके, बट ओवरऑल अगर हम ओवरऑल अगर हम लोग सब पेपर्स का टोटल करते हैं तो ओवरऑल जो परसेंटेज चाहिए वो चाहिए आपको 55% पास होने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो शायद 50, कई लोग 50 बोलते, बट मैंने अभी भी रिसेंटली मैंने वेबसाइट पे किया था ना, गई थी तो उसमें 55% लिखा था, मुझे याद है, तो इसलिए 55% मैं बोलूँगी आपको। तो इतना आपको पास होने के लिए, तो अगर आप इतना लेके आ पा रहे हो तो आप सीए फाउंडेशन पास हो गए। फिर आते हैं हम सीए इंटरमीडिएट। अब इसका एग्ज़ाम कब है? देखो सीए इंटरमीडिएट का भी 2 एग्ज़ाम रहेंगे, 2 बार रहेगा, एक रहेगा मई में और एक रहेगा नवंबर में। ठीक है, तो देखो आपने मई का एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट जुलाई में आया, अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आप सीए इंटरमीडिएट की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तकरीबन अपन बोलें तो आपको यहाँ पर टू प्रिपेयर सीए टू द सीए फाउंडेशन आपको 9 मंथ का टाइम मिल जाता है। ठीक है, 9 महीने का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा दोनों के अंदर, क्योंकि अगर हम नवंबर में एग्जाम दे तो आपका नवंबर में एग्जाम होगा दूसरा वाला, मतलब यूँ देखा जाए 1 साल। ठीक है, अब 1 साल के लिए क्या बच्चा वेट करेगा ना कि मैं पास हूँ कि नहीं हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको 2 महीने तो उसमें चले ही जाते हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे आपको 9 मंथ का कह रहे हैं कि 9 मंथ आपको मिल जाते हैं फॉर द सीए इंटरमीडिएट। इतना क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में आपके पास 2 ग्रुप में एग्जाम होंगे और ये दोनों के दोनों जो है वो दोनों में 4-4 पेपर होंगे, 400-400 मार्क के इसके अंदर एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, 400-400 मार्क का रहेगा। ये तो देखो आपको पूरा सिलेबस उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा, सिलेबस इसका ही मिल जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे मैम आप तो कह रहे थे कि 11-12 में 85% जितना आता है, तो क्या क्या आएगा? देखो अकाउंटेंसी का आ जाता है पूरा सिलेबस, ठीक है, इंग्लिश आता है इसके अंदर, मैथ आता है, यस मैथ आता है। तो अब ना यहाँ पे सीबीएसई वाले, देखो हमारे गुजरात बोर्ड में ना ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स लेने की ऑप्शन नहीं है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर सीबीएसई वालों के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ लेने का ऑप्शन है तो अगर वो बच्चे मैथ लेते हैं ना तो उनको एक एडवांटेज होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बट अगर आपने 10th तक भी अच्छे से मैथ लिया है ना तो ये हो जाएगा। ठीक है, 10th तक का मैथ भी आप करते हो ना, अच्छे से कर लिया है आपने तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर इंग्लिश आएगा इसके अंदर, ठीक है, पूरा इंग्लिश रहता है, बिजनेस स्टडी आएगी। तो देखो मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, बिजनेस स्टडी आ गई, अकाउंटेंसी आ गई, 4 सब्जेक्ट आ गए इसके अंदर। ठीक है, ओके, इसमें भी 4 पेपर आएंगे, इसमें भी 4 पेपर आएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ओके, अब सुनना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेजिक आ रहा है। क्या क्या क्या? देखो अब ना आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अब दोनों 4-4 पेपर, ठीक है, 400-400 मार्क, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, सीधी बात बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत मेहनत वाला काम है ये। तो अगर आप एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो, सुनना मेरी बात को, अगर आप एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो आप ना सीए फाइनल, नॉट सीए फाइनल, आई वांट से सीए फाइनल, ठीक है, आप ना ये आर्टिकलशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो टू क्लियर 1 ग्रुप, तो आप एलिजिबल हो जाते हो आर्टिकलशिप के लिए। ठीक है, अभी आर्टिकलशिप क्या होता है भैया? ये 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है जो आपको लेना पड़ता है एक अच्छे फर्म्स में बैठकर। ठीक है, जिसमें आपका जो रिज्यूमे बनता है या जो आपको पूरा प्रोस्पेक्टस बनता है वो बहुत ज़्यादा शानदार बनता है। जनरली आप जब जाओगे ना आपको कहेंगे कंपनी वो ढूंढना, ठीक है, कंपनी वो ढूंढना जो बिग 4 में आती है। ओके, बिग 4 कंपनीज आती हैं, हर एक स्टेट में हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपनी तो देखो बहुत ज़्यादा शानदार कंपनी होती हैं, थोड़ी मिडल लेवल की आएगी, थोड़ी लो लेवल की आएगी। अब आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या है, आपकी पहचान कहाँ बन रही है, कौन आपको ले रहा है, ये तो पूरा एक अलग ही फंडा है, वो तो पूरा अलग ही जाता है। तो कोशिश ये करना कि आप बहुत बेहतरीन कंपनी में जाओ जहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत मिले, क्योंकि ये चीज़ ना आपकी ज़िंदगी तय करता है, फ्रैंकली बता रही हूँ मैं। ठीक है, आपको एक्सपोजर मिले, आपको वहाँ पर लिटरली सीखने को मिले कि कैसे ऑडिट करना है, कैसे टैक्सेस भरने हैं, कैसे बैलेंस चेक करना होता है, कैसे अकाउंटेंसी मैनेज करनी पड़ती है कंपनी का, आपको लिटरली आपको सिखाने के लिए लोग बैठे हों। ठीक है, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, सुनना, आपने ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया,
ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया तो आप आर्टिकलशिप के लिए आ गए यहाँ पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि आर्टिकलशिप और ग्रुप 2 दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 2 का एग्जाम तो देना ही है, उसके बगैर तो आप सीए फाइनल का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ग्रुप 2 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अगेन 4 पेपर्स आएंगे। अब क्या होती है ना, ये आर्टिकलशिप में इतनी तगड़ी मेहनत करवाते हैं ना कंपनी वाले, देखो सीधी सी बात है, वो आपको निचोड़ेंगे, क्योंकि उनको बैठे बैठे मुर्गा मिल रहा है काम करने के लिए, तो वो मुर्गे में से काम निकलवाएंगे, ठीक है। तो आपको निचोड़ेंगे इसके अंदर। अब निचोड़ेंगे ना तो बेसिकली आपका टाइमिंग होगा 8 घंटे का, और आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ना अगर बोलेंगे नहीं यार 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना है तो यू हैव टू, क्योंकि आपको ये वहाँ से वो सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट के चक्कर में आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, तो बहुत निचोड़ते हैं। तो उसमें क्या है ना, आपको ग्रुप 2 की स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप जब ग्रुप 2 का एग्जाम देने जाओगे फिर से फेल हो जाओगे, वो होता ही है। ग्रुप 1 ग्रुप, अगर कोई भी एक ग्रुप आप नहीं निकाल पा रहे हो तो ठीक है। तो अब ना इफ़ यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, देखो मैं सीधी सी बात कर रही हूँ, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 1 गो में ही निकाल दो, ठीक है। 1 गो में ही निकाल दो, सीधा आपका आर्टिकलशिप आ जाएगा। मेहनत करनी है नो डाउट, ठीक है। अगर आप दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं निकाल पाते हो तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगी पहले आप ग्रुप 1 निकालिए, फिर ग्रुप 2 निकालिए, फिर जाइए आर्टिकलशिप में। देखो समय लग जाएगा, सीधी सी बात है, ओके। समय आपका वो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा, 6 महीने कितना वो आपके ऊपर समय डिपेंड करता है, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वो टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये जो मैंने कहा ना, ये आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पूरा एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा, और आपको इस पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये प्रॉब्लम अपने को फेस करने को मिलेगी, तो इसके लिए इन दोनों में से कोई ऑप्शन में जाओ, ठीक है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, हार्ड वर्कर हो, मेहनती हो, तो आपका ये वाला हो जाएगा, नहीं तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड देन आर्टिकलशिप में जाओ, ठीक है। फिर भी आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे नहीं नहीं एक ग्रुप निकल गया आर्टिकलशिप में चले जाओ, पढ़ने का टाइम मिल जाता है, कोशिश कर लेना। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, मतलब यहाँ तक कि आई हैव द कज़न, ठीक है, मैंने उसका पूरा देखा था, पूरा मैंने उसका जर्नी देखा है, इसके लिए मुझे वो चीज़ ज़्यादा पता है। वो लड़की मेरी कज़न जो थी ना, वो लिटरली कैसे 8 बजे उसका रीचिंग टाइम होता था आर्टिकलशिप के अंदर, वो कंपनी में पहुँचने के लिए, वो रात को लाइक 9 बजे आती थी। मैं इतना तो का लंबा टाइम है, वो कहती है कि करना पड़ता है ना मैम, मुझे दीदी बोलेंगी, वो भाई दीदी करना पड़ता है क्योंकि वरना वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो मेरा सीए फाइनल जो है वो आगे जो मुझे प्लेसमेंट्स मिलेंगे वो अच्छे से नहीं मिलेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद 2 और बम आपके ऊपर फोड़े जाते हैं बाय द ICAI। क्या बम फोड़े जाते हैं? आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी ITSS की, ठीक है। अब इसके अंदर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल्स, ये ट्रेनिंग दी जाती है। एक आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के बीच में ये ICSE ही अरेंज करता है, ठीक है, आपको उन्हीं के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो वो आपका एक जूनियर लेवल पे आएगा, और फिर इसके बाद आपको सीए इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में एक बार आएगा सीनियर लेवल पे, मतलब कि इस पूरी जर्नी में आपको 2 बार जो है वो ये वाला ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये भी आपको मैनेज करना है, स्टडी भी मैनेज करनी है, आर्टिकलशिप भी मैनेज करना है, बहुत कुछ मैनेज करना है। इसके लिए शुरुआत में ही ये BCom वाली डिग्रियाँ ले लो, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ ले लो, क्योंकि ये सब मैनेज करने में न जाने आपको कितना समय लग जाएगा। और उसके बाद अगर आपके पास ये डिग्री रहेंगी तो एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन का पावर तो होता ही है ना, तो वो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करें सीए फाइनल में आपके पास अगेन ग्रुप 1 ग्रुप 2 आएंगे, अगेन 400 मार्क का आएगा, पूरा वो पहले की तरह ही है। और जैसे आप सीए बन जाते हैं, हुर्रे, ओके, आपके पास सीए की डिग्री आ गई, आप सीए बन गए तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, यू हैव द पावर्स ऑफ द ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, और आपकी साइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी साइन की जो इंपॉर्टेंस है ना वो आ जाएगी, ठीक है। तो अपनी साइन की प्रैक्टिस करते रहना, बहुत सुंदर साइन बना लेना अपनी, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा रहता है। अब आपने सीए की डिग्री कर ली, इसके बाद तो देखो मैंने कहा था कि आप ना प्लेसमेंट्स कंपनीज जो ICAI है ना, वही प्लेसमेंट्स करवाती हैं। तो प्लेसमेंट्स के थ्रू आपका लग गया तो लाइक 5 लाख टू 15 लाख जितना रहता है। अदरवाइज खुद का ऑफिस खोलना है तो खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। जनरली मेरा ये होता है कि पहले थोड़ा 1-2 साल किसी फर्म के अंडर काम कर लो, अच्छे से चीज़ों काम करने के लिए, लाइक ऐसे नहीं कि मुझे एम्प्लॉय की तरह बनना है, जाओ ऑब्जर्व करो, कंपनी देखो, लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सिस्टम को समझो। उसके बाद देखो हर एक सिस्टम में लूप होल्स तो होते ही हैं, वो लूप होल्स पकड़ो, और फिर जब अपना आप फर्म बनाते हो तो आप उन लूप होल्स को जब कवर करोगे तो ईजिली आपका फर्म जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। लोग आपके पास खुद आएंगे
आपको लाइक मेरी कंपनी का आप प्लीज़ अकाउंट देख लीजिए, उसके लिए आपको बैठे बैठे काम मिलेगा। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है कि 2 से 3 साल तो आपको एक कंपनी के अंडर काम करना ही चाहिए। भले आपके समझो आपके फादर हों या क्या वो ऑलरेडी सीए हों, उनका एक अपना फर्म चल रहा हो, बट देन टू मैं ये बोलूँगी 2 से 3 साल ना किसी भी फील्ड का हो, बंदे को एक बार एम्प्लॉयमेंट वाला फॉर्म सहन करना चाहिए, तब जाके सीखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, पेन डाउन कर लिया ना हर एक चीज़। दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट। मेरे ख्याल से मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, सब कुछ तो मैंने कवर अप कर लिया। फिर भी अगर आपको कुछ है डाउट वगैरह तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा कुछ हुआ तो आई विल कवर इट इन द अनदर वीडियो, उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दे दूँगी। तो उसमें साथ अगर कुछ हुआ, मुझे लगता नहीं है, बट प्लीज़ डू कमेंट मी अगर कुछ छूट गया हो तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आई होप कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी टू गिव यू द कंप्लीट रोड मैप ऑफ द सीए। तो चलिए बच्चा, आप हम मिलेंगे नेक्स्ट करियर गाइडेंस के साथ। तो मुझे प्लीज़ जल्दी कमेंट करके बताइए ना कौन सा चाहिए, तो फिर मैं उस पर काम करना शुरू करूँ। फिर मैं अपना बनाऊँगी तो फिर क्या पता आपको पसंद हो नहीं हो, तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए, सजेशन दीजिए आप, मैं वो बनाती जा रही हूँ और आपको पहुँचाती जाऊँगी। चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और करियर गाइडेंस की बात करेंगे, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता उनको भी हेल्प हो जाए। ये पूरा मैंने निचोड़ दे दिया आपको, शायद इतना ईजी तरीके से आपको शायद कोई समझा पाए, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। चलिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।